नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप, जहां खबरों को सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाता है। आज का दिन देश की लोकतांत्रिक चेतना के लिए अहम रहा। बिहार बंद, सड़कों से संसद तक विरोध, मतदाता सूची पर उठते सवाल और सत्ता के केंद्रों से जनता की आवाज तक संघर्ष, राहुल गांधी की हुंकार, तेजस्वी का तेवर और योगेंद्र यादव के 11 तीखे सवाल। सब कुछ एक ओर, वहीं दूसरी ओर ओडिशा में बंगाली श्रमिकों की अवैध हिरासत और वैश्विक स्तर पर व्यापार की नई चुनौतियों और समाधान की राहें। आइए डालते हैं एक नजर आज के दिन भर की बड़ी खबरों पर विस्तार से। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में आज विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम के खिलाफ प्रदेश व्यापी बिहार बंद का आह्वान किया। सारे लोग यहाँ पे मौजूद इंडिया महागठबंधन के समस्त साथीगण। संजू है क्या लग रहा है? शोषित मजदूरों की हत्या जिंदाबाद। चुनाव आयोग अपनी दलाली बंद करो, चुनाव आयोग सत्ता की दलाली बंद करो, मतदाता ज्ञान पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करो, मतदाता ज्ञान पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों शोषितों मजदूरों को प्रताड़ित करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, विपक्षी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हो गया, थैंक यू भाई, थैंक यू। इस बंद को इमारत शरिया, राजद, कांग्रेस, वाम दलों और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी समर्थन मिला। पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पटना में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन के महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले बिहार की जनता के साथ अन्याय है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार की राजधानी पटना में एक जोरदार विरोध मार्च का नेतृत्व किया। राहुल गांधी ने मंच से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र और हरियाणा के हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीता और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा में हार गया। जब हमने डेटा देखा तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटर अचानक लिस्ट में आ गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन इलाकों में वोटर बढ़े वहां बीजेपी को वोट गया। एक इमारत में 4000 से 5000 वोटर जोड़े गए और गरीबों के नाम काटे गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं
आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन न्यायपालिका और विपक्ष के परामर्श से होता था, लेकिन अब भाजपा ने उसे भी अपने हाथ में ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा महाराष्ट्र में किया गया वैसी ही कोशिश बिहार में हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता अपना हक छीनने नहीं देगी। उन्होंने बिहार के युवाओं से भावुक अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, यह आपके हक और भविष्य की चोरी है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से आपके साथ है, हम ये चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए साफ कहा, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन याद रखिए कानून आप पर लागू होगा, चाहे आप कहीं भी हो, कितने भी बड़े हो। मैं गारंटी देता हूं कानून आपको नहीं छोड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी सरकार पहले गरीबों के वोट काटेगी और फिर उनका राशन, पेंशन और आरक्षण खत्म कर उनके मत का अधिकार भी छीन लेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहारी ऐसा होने नहीं देंगे। बिहारी गरीब जरूर है, लेकिन सजग, सतर्क और संघर्ष के लिए तैयार है। ये भाजपा की, यूपी जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने आज एक लेख लिखा, जिसमें वो चुनाव आयोग से 11 सवाल पूछे गए हैं। योगेंद्र यादव ने लेख की कटिंग पोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली से तुगलकी फरमान निकला, बिहार में रायता फैला, अब चुनाव आयोग उसे समेट नहीं पा रहा, बस ढकने की कोशिश कर रहा है। सुबह अखबार में विज्ञापन छपता है, शाम को आयोग उसका खंडन करता है। ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वालों की खबर ली जा रही है, असंभव आंकड़े उछाले जा रहे हैं। 20 साल पहले देश की सबसे भरोसेमंद संस्था मानी जाने वाली संस्था आज चुटकुला बन गई है। क्या चुनाव आयोग सच में पब्लिक को बुड़बक समझता है? इसीलिए अब जरूरत है कि आयोग में विराजमान त्रिमूर्ति से सीधे और ये सख्त 11 सवाल पूछे जाएं। योगेंद्र यादव का लेख चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से 4 महीने पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले पर सवाल उठाता है। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से 11 सवाल पूछे। इन सवालों में आयोग के दावों की सच्चाई पर सवाल उठाया गया है कि जैसे 4000 से ज्यादा पार्टियों के साथ बैठ के करना और फिर भी विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में उनसे राय मशवरा न करना। 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानने और बाद की लिस्टों को खारिज करने के तर्क पर भी सवाल उठाया गया है। आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों की उपलब्धता और साधारण दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड को स्वीकार न करने के कारणों पर भी सवाल उठाए गए हैं। बिहार में इस आदेश को सबसे पहले और चुनाव से ठीक पहले लागू करने के कारणों, सिर्फ 1 महीने का समय देने और आयोग द्वारा जारी किए जा रहे चमत्कारिक आंकड़ों की सच्चाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। योगेंद्र यादव ने आयोग पर जनता को बुड़बक मानने का आरोप लगाया है और आयोग से अपनी गलती मानने और झूठ बोलना बंद करने की अपील की है। लेख में बिहार में 2003 में 4.96 करोड़ वोटर थे, जिनमें से 1.5 करोड़ या तो मर गए या बिहार छोड़ चुके, इस तथ्य का भी उल्लेख है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए शहरीकरण, आप्रवास और डुप्लीकेट वोटों को कारण बताया है। जिन वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उनसे 11 दस्तावेजों में से कोई एक मांगा गया था। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो संदेश में ओडिशा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का ध्यान 23 बंगाली कामगारों की अवैध हिरासत की ओर आकर्षित किया है। ये कामगार मिर्जापुर गांव, नादिया जिले के पानी घाटा ग्राम पंचायत से हैं और झारसुगुड़ा के ओरिएंट पुलिस स्टेशन द्वारा एक पूछताछ केंद्र में अवैध रूप से हिरासत में है। कुल 440 बंगाली कामगारों को हिरासत में दिया गया है, जिनमें से 23 उनकी लोकसभा क्षेत्र से हैं। नदिया के पुलिस अधीक्षक ने झारसुगुड़ा के एसपी से बात की है, जिन्होंने बताया कि कामगारों को दस्तावेजीकरण अभियान के बहाने हिरासत में लिया गया। हालांकि सभी 23 कामगारों के पास वैध दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत राज्यों का संघ और प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने, आजीविका चलाने और देश के किसी भी हिस्से में काम करने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कामगारों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वे अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करेंगी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछले 1 साल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं।
महुआ मोहित्रा ने ट्वीट कर कहा कि नादिया के 23 मजदूरों को झारसुगुड़ा में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उड़ीसा से आग्रह करती हूँ कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। नवीन पटनायक के 24 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और यह रोजमर्रा की बात हो गई है। ऐसा मत सोचिए कि इन मजदूरों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। मोहित्रा ने ओडिशा सरकार से अपील की कि वह गरीब कामगारों को परेशान करना बंद करे, क्योंकि ओडिशा के पर्यटन राजस्व का 50% बंगाली पर्यटकों से आता है और इस तरह के व्यवहार से बंगाली पर्यटक ओडिशा आना बंद कर सकते हैं। अंत में उन्होंने ओडिशा सरकार से इन 23 कामगारों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया। इससे पहले महुआ ने ट्वीट किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पानीघाटा ग्राम पंचायत के 23 श्रमिकों को पूरे दस्तावेज होने के बावजूद ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित ओरिएंट पुलिस स्टेशन द्वारा पूछताछ केंद्र में 421 अन्य बंगाली श्रमिकों के साथ अवैध रूप से रखा गया है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from Krishnanagar, West Bengal. This video is to bring to the urgent attention of the Chief Minister of Orissa, Chief Secretary of Orissa and the Director General of Police of Orissa that 23 workers from my Lok Sabha constituency from Mirzapur village in the Panighata GP of Nadia district are being currently held illegally in illegal detention in an interrogation center by the Orient Police Station of Jharsuguda district. A total of 440 Bengali workers are being held, of which 23 are from my area. The Superintendent of Police Nadia has already spoken to SP Jharsuguda, who informed him that they are being held for some kind of pretext of a documentation drive. All of these 23 workers have valid documentation, Aadhaar cards, Epic cards, everything they need to work there. India is a union of states, and every single citizen has a right to life and the right to livelihood and the right to work anywhere within the territory of India. Please do not think that there is no one to fight for these workers. There is no reason absolutely to detain them. SP has already spoken to you. They have given you documentation. They should be released immediately. Otherwise, we will file 23 habeas corpus petitions in every court in this land, and I will go there myself. I am sorry that it has come to this, that we are having to resort to public recordings and public appeals like this. But in 24 years of the Naveen Patnaik government, the BJD government in Orissa, we never faced a situation like this. In the past 1 year, ever since the BJP has come in, this has become a daily occurrence. I urge the Orissa government to think about one thing. It is easy for you to prey, to harass, to intimidate poor workers who go to earn a livelihood. Have you ever thought that 50% of Orissa's tourism revenue comes from Bengal? 50% of tourism is from Bengali tourists. Today, if you harass and detain our workers, tomorrow if Bengali tourists stop going to Orissa, they are the ones who stay at your hotels, who eat at your restaurants, who visit your places of pilgrimage. What will happen? Bengal is home to 1.3 crore migrant workers from other states, and they live here in peace and harmony. I urge the government of Orissa to take urgent action and to release these 23 workers ASAP. Thank you. वैश्विक महामारी, भू राजनीतिक तनावों, जलवायु पर व्यवधानों जैसी चुनौतियों के कारण वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर गहरा असर हुआ है, जिससे लागत बढ़ी और ढांचागत खामियां उजागर हुई हैं। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए प्रयास जारी हैं और देशों को उसमें प्रगति हासिल हो रही है। हालांकि कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को क्षमता निर्माण के लिए समर्थन मुहैया कराए जाने पर भी बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का नया अध्ययन दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उनके डिजिटलीकरण में देशों ने प्रगति की है। यह डिजिटल और सतत व्यापार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित इस वैश्विक सर्वेक्षण का 6वां संस्करण है, जिसमें 160 अर्थव्यवस्थाओं से जानकारी जुटाई गई है। डिजिटलीकरण के जरिए कागजात रहित व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अनुसार व्यापार सुगमता उपायों को अमल में लाए जाने की वैश्विक औसत दर को 42% आंका गया है, जबकि 2023 में यह 68.8% थी। इन उपायों से तात्पर्य देशों की सीमाओं के आर पार व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना, उसमें तेजी लाना और कीमत घटाना है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियामक उपायों को ऐसे लागू किया जाए कि उसका बोझ व्यापारियों पर न पड़े। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 के बाद से अब तक विश्व में सभी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अग्रणी भूमिका है, जहां ये उपाय लागू किए जाने की दर 86% है। हालांकि सबसे कम विकसित देशों, भूमिमध्य विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों में यह दर वैश्विक औसत की तुलना में कम है और 56% से 68% के बीच है। इसकी एक बड़ी वजह इन देशों में कमजोर डिजिटल बुनियादी ढांचा और पर्याप्त कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव है, जिससे सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने और दस्तावेजों के आदान प्रदान में चुनौती पेश आती है। इसके मद्देनजर
कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रयासों पर बल दिया गया है ताकि व्यापार सुगमता उपायों को अपनाने में मदद मिले। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इजरायली शासन के विस्तारवाद और प्रभुत्व के प्रयासों के गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय देशों को स्वदेशी सुरक्षा तंत्र बनाने और उसे मजबूत करने के प्रयास तेज करने चाहिए। अराक्ची मंगलवार शाम रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ एक बैठक में बोल रहे थे, जहां उन्होंने ईरान के खिलाफ इजरायली शासन के सैन्य आक्रमण के आलोक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। शीर्ष ईरानी राजनयिक ने ईरान पर इजरायली शासन के सैन्य हमले, जिसमें उसके शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले भी शामिल है, की निंदा करते हुए उसे एक अक्षम्य अपराध और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध अभूतपूर्व आक्रामकता बताया। उन्होंने हमलों की निंदा करने में सऊदी अरब के दृढ़ और जिम्मेदाराना रुख के लिए धन्यवाद दिया। सैयद अब्बास अराक्ची ने दोनों देशों के बीच निरंतर सुरक्षा और रक्षा परामर्श का भी स्वागत किया और सऊदी मंत्री की हालिया तेहरान यात्रा को क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सऊदी रक्षा मंत्री ने अपनी ओर से इजरायली शासन की आक्रामकता की अपने देश की निंदा दोहराई और ईरानी सैन्यकर्मियों नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने इजराइल द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के खतरनाक परिणामों पर जोर दिया और अस्थिरता पैदा करने वाले खतरों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। खालिद बिन सलमान ने एक्स के माध्यम से यह भी कहा कि उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की और हमारे सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि हमने क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ साथ आपसी हित के कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की। अराक्ची ने मंगलवार को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्वदेश लौटते समय द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब की एक छोटी यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित शीर्ष सऊदी अधिकारियों से मुलाकात की। शेयर बाजार में बुधवार के सत्र में मिला जुला कारोबार हुआ। हालांकि दिन के अंत में सेंसेक्स 176.43 अंक या 0.21% की गिरावट के साथ 83,536.08 और निफ्टी 86.4 अंक या 0.18% की कमजोरी के साथ 25,476.10 पर था। लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मिश्रित कारोबार देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 75.85 अंक या 0.13% गिरावट के साथ 59,339.60 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 112.20 अंक या 0.59% की बढ़त के साथ 19,007.40 पर बंद हुआ। तो ये थी आज दिन भर की सबसे अहम और जन सरोकार से जुड़ी खबरें। बिहार में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए उठी आवाजें हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अस्थिरता, हर खबर का सिरा जनता की जिंदगी से जुड़ता है और हम उस सिरे को जोड़ते हैं आपके लिए। आप देखते रहिए हस्तक्षेप, जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं, लोकतंत्र का दस्तावेज होती हैं। मैं अमलेंदु उपाध्याय आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। नमस्कार, जय हिंद।